असल नाज़रीन कराम, वसाइल मुल्क में बहुत सारे हैं, बजट पेश हो चुका है और बजट पे पार्टियों के इत्तेहादी पार्टियों के भी इख्तलाफत सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले तो दिन बगावत भी की, लेकिन फिर उसके बाद कहा कि बजट पास कराने में मदद देंगे। हमें शिकायतें, हमसे मशवरा नहीं किया गया, और ये कि सिंध के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके प्रोग्रामों पर अमल नहीं किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ वो एक मेन स्ट्रीम पार्टी है और जो भी करेगी, जो इससे भी चलेगी, सोच समझ के चलेगी, मुल्क के मफाद के मुताबिक चलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बजट से पहले कुछ ओहदे चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। वो ओहदे नहीं चाहते, बल्कि उनको देना मकसूद है और वो लेने से रिलक्टेंट हैं। बस इस तरह की बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन जिस बात पर मैं आज ज़ोर देकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान जो नेशनल प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान है, उस पर उसकी कमेटी की मीटिंग है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया है। लेकिन एक्शन कमेटी की मीटिंग, नेशनल एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश हुई? चीज़ क्या है? चीज़ क्या है कि मुल्क के अंदर जब तशद्दुद के वाक़यात होने लगे, और ख़ास तौर पर इस तरह के वाक़यात जब जिसके ताल्लुक़ जो था मजहबी मामला से भी होता है, या ऐसे वाक़यात से होता है जिस जो नफ़रत फैलाते हैं, तो एक प्लान किया गया, बनाया गया कि किस तरह सूबों के दरमियान, किस तरह मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के दरमियान, किस तरह मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। एक नेशनल एक्शन बनाया गया, एक्शन प्लान बनाया गया, उस पर अमल दरामद के लिए जोर लगाया गया। फ़ौज ने अपना रोल अदा किया, वफाक सूबे अपने उनकी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। एक बहुत बड़ा हमने समझा कि मार्का तय हो गया है कि हमारा कंसेंसस के साथ ये मामला तय हो गया। तमाम पार्टियाँ जो इस वक्त अपोजिशन में वो भी उसमें शामिल थी, सब गोया इस पर मुत्तफिक हो गई। ये शायद पेशावर के वो आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद इकट्ठे हुए थे। तो ये सारी सूरत पैदा होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। इस सिलसिले में हमें बहुत गौर करना चाहिए। हमारा हमसाया है, वहाँ मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा। वो अगर हमारे मुल्क में अपना जवाब देने के लिए हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़े कराएगा, तो हमारा मुल्क तो खामखा बदनाम होगा, और वो उनकी जो बदनामी है वो पस चली जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। हमारे पास यहाँ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल साइंस के बड़े सीनियर उस्ताद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। नसीम सिद्दीकी साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, और नवीद चौधरी साहब हमारे बहुत सीनियर दोस्त साथी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साबर शाह साहब बहुत हमारे उम्दा तज़किया नगार, वो भी हमारा साथ देंगे। मेरे ख्याल में पहले मैं नवीद चौधरी साहब आपसे पूछता हूँ, ये क्या हो रहा है? नेशनल एक्शन प्लान का क्यों हमें ज़रूरत पेश आ गई दोबारा याद करने की? हम याद करते रहते हैं, फिर कोई वाक़या हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। ये आम आदमी का काम नहीं है, और ऐसे ऐसे वाक़यात होती हैं। सियालकोट का एक वाक़या हो गया था कि जिस पर सर शर्म से झुक जाता है। क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया साहब। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर, और पर्टिकुलरली जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं बलूचिस्तान और केपी के एरिया, वहाँ एक ऑपरेशन दरकार है। ये है ऐसी बुनियादी जरूरत जिससे आप किसी तौर सरफे नजर नहीं कर सकते। ये आप आज शुरू कर दें, कल शुरू कर दें, परसों शुरू कर दें, ये ऑपरेशन आपको करना है। सेंट्रल एरिया के अंदर केपीके के जो है जैसे इस्माइल खान रफी मोहम्मद ने देखा कि सिक्योरिटी इदारों पर हमले हो रहे हैं। इस तरह बलूचिस्तान में आप देखें किस तरह से लोगों को अगवा किया जा रहा है, शनाख्त लेकर साथ ले जाते हैं, धमाके भी हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। और जब पहले भी हमने ऑपरेशन किए और अमन की सूरत परफॉर्म कर ली, उसके बाद हमारे ही लोगों ने कुछ ऐसे फैसले किए, कहीं नरमी दिखाई, कहीं जरूरत से ज्यादा अपनी जहानत का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में ये बला फिर से गले पड़ गई और वापस आ गई। आपके सामने है कि जब ऑपरेशन दर्द हमने शुरू किया तो उसके क्या नतीजे थे। पूरे पाकिस्तान में हमला हो गया, वरना यहाँ तो वाकई नहीं थम रहे थे, कत्लो गारत थी। उसके बाद ऑपरेशन साल हुआ, उसमें हमने देखा बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज किया गया। अब पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, खसूसन मैं उसको ले जाऊंगा वापस 2022 में तहरीक अदम की कामयाबी, उसके बाद इलेक्शन है, और उसके बाद सारे मामला। देखिए चीजों को उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता जैसे किया जाना चाहिए था। इसमें किसी की क्या पता ही थी, एक लंबी बहस है कि जनरल बाजवा एक और दूसरी लेने के लिए क्या गेम करते रहेंगे। जाहिर है उनकी शरारत थी, ये तो बाद में साबित हो गया ना कि उन्होंने जजों को कहा था कि पंजाब को मुठावत कर दो, बहुत सारी चीजें।
उसके बाद नया आर्मी चीफ आया तो उन्होंने चीजों को बहुत, ये लोग कह रहे हैं इंप्रेशन ये है होम्योपैथिक तरीके के साथ बदलाव, उसके भी नतायज कोई मुनासिब बराबर नहीं हुए, यानी कि जुडिशरी ही सब खड़ी हो गई, एक जीवन बन गई एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बाद में दोनों मिलकर फैसले करते रहे हैं, लेकिन समझे कि जुडिशरी पहले डालते एस्टेब्लिशमेंट अभी पहले डाल रही है। तो में दो ग्रुप है, जिस तरह कुछ साबित ट्रैप हो गए थे, इस तरह से कुछ जज ट्रैप हो गए उन तक गेम में, इनमें से कोई काजी फैसला नहीं है, कोई जस्टिस शौकत सिद्दीकी नहीं है, कोई मुबारक सईद नहीं है, इनके अंदर नहीं मिला है। तो मामला ये है कि मुआशरे के अंदर मुहावरत बढ़ रही है, वो सोशल मीडिया के जरिए बढ़ रही है। बल्कि हमारे एक दोस्त ने व्लॉग लिखा, कुछ बात की और उन्होंने कहा कि मजहबी लोग कहते हैं कि जो कुरान के औराक या मुकद्दस चीज़ें हैं उनको पानी में बहाने के बजाय जला दिया जाए, उलमा यही करते रहे। तो दूसरे ने कहा भाई एहतियात करना, तीसरे ने कहा कि अगर ये काम करना है तो उलमा अपनी निगरानी में करें, ताकि ये कहा जाए कि ये काम उलमा ने खुद अपने हाथ से किया है और इस बात में कोई। नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप एक लिबरल माशरे में बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्या सूरत हाल हमारे यहाँ पैदा हो गई है? हमारा माशरा जो है पाकिस्तान में भी बुनियादी तौर पर इतना मुतअस्सब नहीं है जितना कभी कभी ऐसे वाक़यात आ जाते हैं और परेशान कर जाते हैं। देखिए बिल्कुल इसमें दुरुस्त बात की, जिन चीज़ों की निशानदाही नवीद चौधरी साहब ने की, उसके अलावा मैं ये बात कहूँगा कि हम अपनी जो हमारी कौम है उसकी तरबियत क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया का अक्सर जिक्र आ जाता है, सोशल मीडिया पूरी दुनिया में है, इससे हमें ये नहीं लेना चाहिए कि शायद सोशल मीडिया जो है बिगाड़ पैदा कर रहा है। आपने एक बात की, आप मेरे लिए उस्ताद मोहतरम का हैसियत रखते हैं, मैं नहीं मानता कि दुश्मन की ये कार्रवाई है। सबसे बड़े दुश्मन हम अपने आप खुद बने हुए, क्योंकि कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं है, दूसरे के काम में टांग अड़ाना जो है ना वो एक मसला बन चुका है। दुनिया में रूल ऑफ लॉ चलता है। अगर आपने हमारे यहाँ के माशरे की बात की है तो यहाँ पे हम एक पीला कैमरा लगा होता है जब गाड़ी चला रहे होते हैं, हमें उससे खौफजदा होते हैं कि अगर हमने ओवर स्पीडिंग की और उसने एक तस्वीर खींच ली तो हमें हर सूरत में जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा, भले हम प्राइम मिनिस्टर हो, हम प्रेसिडेंट हो, हम कुछ भी हो। तो बात यह कि हमारे मुल्क में जब कानून ही नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जिस तरह नवीद चौधरी साहब ने कहा कि ये पार्टीइज्म हो गया है, डिवाइडेड हो गए। जजों को तो डिवाइड नहीं होना चाहिए, जजों को तो सिर्फ फैसले करने चाहिए। तो जब तक मुआशरे की तरबियत नहीं होगी, और ये सबके ऊपर लाजिम है, ये सिर्फ किसी एक पार्टी का काम नहीं है। हम अक्सर लोग कह देते हैं कि जी जब से पीटीआई आई है तो ये कल्चर आ गया, सोशल मीडिया आई है तो ये कल्चर आ गया। ये कल्चर हमने 90 में भी देखा था, हमने 80 में भी देखा था। बात यह कि हमें अपनी हदूद में रह के अपने काम करने पड़ेंगे। अगर एक क्रिकेट टीम जो है वो मैच हार जाती है तो बड़ी तनकीद होती है कि कैप्टन चेंज कर दो, इस खिलाड़ी को निकाल दो, चेयरमैन को चेंज कर दो। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, दहशतगर्दी है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को कबूल ही नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना। हमने देखा कि अमेरिका में 9/11 होता है, लेकिन उसके बाद वहां पे कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाकया नहीं होता। लंदन में 7/7 होता है, मुंबई अटैक्स होते हैं। हमारे मुल्क में तो कहा जाता है कि किसी को दहशतगर्दी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वही घिटे पसे जो डायलॉग बोल दिए जाते हैं, लेकिन आज तक मुल्क में आप देख रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप ठीक कहते हैं कि कप्तान बदल दिया जाता है, पर हम कितने कप्तान बदलें? हमारे तो हर कप्तान के ज़माने में ये काम होता रहा। साबर शाह साहब क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? ये जो नेशनल एक्शन कमेटी का इजलास ही बुला लिया गया है और ये जो वाक़यात होते हैं, कभी किसी शहर में होता है, कभी किसी शहर में होता है, किसी एक सूबे की कोई इस पर पाबंदी नहीं है, जहाँ होना होता है हो जाता है। ये क्या करें हम इसको? सियालकोट में भी हुआ, अब पिछले दिनों कहीं और भी शायद गोजरे में कहाँ हुआ, और अब स्वात में हो गया। क्या क्या मिर्जा साहब, पहले तो ये देखना है कि ये जो आदमी सियालकोट से उठा और स्वात गया 500 किलोमीटर, तो ये हरकत अगर उसने करनी थी, जो मुबैना हरकत उसने की है, तो वो सियालकोट में भी कर सकता था। ठीक। तो अगर तो वाकई ये हरकत उसने की है तो फिर ये तो ऐसा है जैसे टूरिज्म को बर्बाद करने के लिए कोई हरकत की गई हो। इस वक्त तो टूरिज्म अपने पीक पर है। और दूसरी बात, क्या ये तयन हो गया था कि उसने ये हरकत की है? ये सारे सवालात हैं, आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि माजी में भी होते आए। हमने तदारुक की कोशिश ही नहीं की। किसी को 4 पैसे दे दिए, कोई चर्च जल गया तो वहां पे मुआवजे दे दिए। हमने तदारुक की कोशिश नहीं की। बड़ा इंटॉलरेंस है सोसाइटी के अंदर, कोई एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है। आप घरों में देख ले, मोहल्लों में देख ले, गलियों में देख ले, सड़कों पे देख ले,
लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है ठीक। किसी तरह भी। वजह मुआशी है, फ्रस्ट्रेशन है। मुआशी वजूहात के पीछे कौन है? ये वही लोग हैं जो इस घर के बर्तन बेचते जा रहे हैं। बर्तन बेचने से मेरी मुराद ये है कि बजट बनता है तो वो कहते हैं अब कौन रह गया है निचोड़ने वाला, सैलरीड क्लास को निचोड़ लो, इनके ऊपर इतने टैक्स लगाओ, इतने टैक्स लगाओ कि अब ये भी कोई दूसरा काम करने पे मजबूर हो जाए। तो मजबूर है बेचारे, डिडक्शन एट सोर्स है, टैक्स चोरी नहीं कर सकते, बाकी टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स अवॉइड भी कर रहे हैं, टैक्स इवेड भी कर रहे हैं। आज तक ट्रेडर पे या रिटेलर पे टैक्स पूरी तरह लग नहीं सका। इंतहाई शर्मनाक हरकतें हैं। ये सारे जिम्मेदार हैं, चेहरे बदल रहे हैं, पॉलिसीज वही हैं। मेरा ख्याल है मीर साहब देखिए बहुत ही आला गाड़ियों में फिरते हैं, करोड़ों अरबों रुपए इनके डिस्पोजल पे है। इसके अलावा एयर कंडीशन ऑफिसेज में बैठते हैं, इनके इशारे पे बहुत कुछ हो जाता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो अब देखना है कि इस सूरत हाल में मुल्क कब तक चलेगा, इस तरह कैसे चलेगा। ये तो घर के बर्तन बेचने पे आ गए हैं। दुनिया में कोई मुल्क इनको ट्रस्ट नहीं करता। बजट जो है, बजट बनाने वाले 400 आदमियों को मुआवजा दिया जाता है, अब ये बात जानते होंगे। 5-7 क्लर्क बैठते हैं, फिगर्स ऊपर नीचे करते हैं। 500 आदमियों को किस चीज का मुआवजा दे रहे हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियन भी हैं? इन्होंने क्या किया बजट बनाते वक्त? ये क्या बजट है? मैं बिजनेस रिपोर्टर भी रहा हूँ, 20-25 बजट भी कवर किए हैं। इट इज अ जगलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स और कुछ भी नहीं है। ठीक बात। आमदन कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। कैसे बढ़ाएं? आमदन बढ़ाने का कोई तरीका नजर नहीं आता, टैक्स बढ़ाने का तरीका लोग सोचते हैं, और टैक्स भी उन्हीं लोगों से जिनसे पहले ले रहे हैं। आपसे ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, हम इनसे टैक्स देते जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत पर? देखिए, ये जो आपने बात की एक्शन प्लान की, नेशनल एक्शन जो बना था, सबसे ज़्यादा तशवीशनाक जो बात हुई है ना गुज़श्ता चंद हफ्तों से, वो ये है कि हमारी फोर्सेस पे हमले हुए हैं और शहादतें हुई हैं। अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है, उनसे जो हमारी शिकायत हैं और वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन कह लें हो रही है, और पे दर पे वाक़यात हुए जिसमें हमारे जवान और ऑफिसर जो हैं उनकी शहादतें हुई। देखें, ये एक ऐसे मुल्क के साथ जिसने कई डेकेड्स वॉर एंड टेरर में हिस्सा लिया, न सिर्फ ये कि बैनुल-अक़वामी तौर पे इसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी, बल्कि अंदरूनी तौर पे भी हमने हज़ारों की तादाद में शहादतें हुई हैं, आम लोगों की भी। लेकिन अगर इन वाक़यात का बढ़ना और ख़ुसूसन फोर्सेस पे हमले होना, ये वाकई बड़ी तशवीशनाक बात है। इसमें ज़ाहिर है कुछ एलिमेंट्स हमारे अंदर के भी होंगे, जो यहाँ से मैं भी अफ़गानिस्तान चले गए हूँ। एक तो बड़ी वजह मुझे लग रहा था कि ये आज की मीटिंग की ये है। दूसरी जो बात है जिसकी अभी बात हो रही है, जो एक वाक़या हुआ, देखें इसको मैं नहीं लेता इसको कि एक मजहबी वाक़या है, या ये बुनियादी तौर पे एक समाजी मसला है, आपका एक माशरती मसला है। क्या हमने 75 साल में ये समाज तश्कील दिया है? मुझे दुनिया के 200 मुल्क और हैं, कहीं से मिसाल दें जहाँ पे लोग इस तरह एक मॉब जो है, और फिर ये मॉब भी ना कहें, वो तो पुलिस की कस्टडी में है, वो तो थाने में है। इसका मतलब ये हुआ कि रियासत जो है, जो मुल्ज़िम मुजरिम उसकी कस्टडी में है, वो उसकी भी हिफाजत नहीं कर सकती। तो ये तो एक कानूनी मसला भी हुआ। और जो माशरा हमने तश्कील दिया है, हम ये तो रोना रोते हैं कि यहाँ पे अदम बर्दाश्त है और यहाँ पे वो जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है, लेकिन हमने इसके लिए क्या किया? हमने कोई अपना तालीमी निज़ाम बदला, हमने कोई इस्लाह की कोशिश की, हमने कोई इसके तदारुक के लिए किस तरह बात की? एक आधा हम जुमला बोल देते हैं कि जी उलमा को अपना रोल प्ले करना चाहिए। कि हम देख नहीं रहे पिछले तीन डेकेड से क्या रोल प्ले हो रहा है जो हमारे जो मजहबी रहनुमा है उनका। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है, इसलिए कि इस तरह से मुहब की सूरत में, मैं तो किसी मुल्क में, मुझे कोई अफ्रीका का मुल्क अमीर साहब हो सकता है कि जहाँ पे इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात होते हों, तो इसके लिए तो बड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे आज एक वज़ीर ने कहा भी कि भी ये अगर इंसाफ गलियों में होने लगा तो ये तो हमें अब इंसाफ के इदारों को भी सोचना चाहिए, हमारे जो बाकी इदारे उनको भी सोचना चाहिए। फिर एक और तशद्दुद की जो वाक़यात पिछले कई हफ्तों से पे दर पे हो रहे हैं, अच्छा वो गैरत के नाम पे कत्ल है। अब ये माशरा हम किधर लेके जा रहे हैं और किस किस्म की तालीम हम दे रहे हैं अपने लोगों को? तशद्दुद की तो इंतहा है कि एक ऊँटनी के वो टांगे काट दी गई, बिल्कुल अब बंदे को मार दिया गया। ये हद हो गई है। हमारे माशरे को सोचना चाहिए कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारी तलखियाँ, ये सारी, यानी कि मैं तशद्दुद कहूँ या क्या कहूँ, कुछ लफ्ज़ और सोचना पड़ेगा, पैदा हो गया है। इसका हल क्या है? एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन कराम, एक मसला तो हमने ये सामने आया कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये तशद्दुद और जो हमारे अंदर दहशतगर्दी और हमारे अंदर इंतहापसंदी पैदा हो रही है उसके हवाले से हम जो है लड़ते भी हैं और ऐसे काम करते हैं, हाथ में लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, जो हमें नहीं लेना चाहिए। हम सियासी मामला पर भी लेते हैं, बिजली खुद चलाना शुरू कर देते हैं, बिजली खुद बंद करनी शुरू कर देते हैं, ये सारे काम हम करते हैं। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात है कि हम बैठकर जिन मसलों को तय कर सकते हैं पार्लियामानी तौर पर जिस निज़ाम में, वो तय कर नहीं पा रहे। आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग लाख कहें कि इत्तेहादी नहीं है, हुकूमत में इत्तेहादी हैं, और इसके बावजूद आज ही शाजिया मलिक का बयान नज़र आता होगा आपको, यह है कि वज़ीर आज़म के और बिलावल भुट्टो के दरमियान बजट के मसले पर उनकी मीटिंग जो है नतीजा खेज नहीं रही। लेकिन यह भी कहा जा रहा है, बिलावल ने कहा कि हमें सिंध के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये भी कहा कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन ये भी कहा कि बजट में हम तावन करेंगे। हम क्यों कौमी मामलात पे कंसेंसस पैदा नहीं कर सकते? क्या वजह है, क्या सूरत हाल है? नवीद चौधरी साहब, आप कुछ रहनुमाई करें। जी, मैं तो समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी मौजूदा निज़ाम में पूरी तरह से ऑन बोर्ड है, और जहाँ तक मेरी समझ बूझ है, फर्स्ट फेज के अंदर वो उन्होंने वजारतें नहीं ली, बाहर रहे हैं, तो ये भी किसी प्लान का सही है। पीपल्स पार्टी पूरी तरह से एंजॉय कर रही है, ऐवान सदर के पास है, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, और गवर्नर को अपना बड़ा मतलब पूरा एंजॉय कर रहा है, कैबिनेट में भी वो आ जाएंगे। देखें, अपने सियासत चमकाने के लिए कुछ ना कुछ इशूज आपको दरकार होते हैं, ये स्कूल का भी है और सियासत भी है। वो कह देते हैं कि वो जो पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई, तो वो एक लतीफा बना हुआ है कि कह रहा है कि मुस्लिम लीग वाले कह रहे हैं हमसे भी नहीं की गई, और उसने साथ में खुद ही बैलेट दे दिया। तो जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से IMF के साथ आपने पहले मुआहदा तोड़ा, ब्रीच किया, उसको मानना पड़ेगा, आपने तोड़ा, फिर रुकवाने की कोशिश की गई, और इससे काम पैदा हुआ। उसके बाद जब हम दोबारा मुआहदा करने जाएंगे तो बहुत सारी शर्त माननी पड़ती है ना, इतना आसान तो नहीं है। फिर कार्टन जो है, कार्टन इस वक्त उतने ही ताकतवर है जितने सरकार ताकतवर है, और भारत दूसरी है इनके साथ, एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ होती है। कार्टन तो फंडिंग है, वो तो यही करते हैं ना। उन्होंने प्लान बना रखा है कि वो हर जगह से माल कमाते हैं। बड़ा हमें लगता है बड़े मुख्तलिफ नजरान है और कौन को खिदमत की जा रही है, पता लगता है कि मुल्क के खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब टैक्स पे सारा वो मिडिल क्लास, सैलरी क्लास लोगों को देना पड़ रहा है। जब मेहनत करने का दुकानदार जो है वो सिविल जाता है, टैरर पर जाता है, तो कंसेंसस तो इनमें है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन वो जो ऊपर एक हमारे तबका ऐसा बैठ गया है जिसके हाथ में इख्तियारात भी हैं और वसाइल भी उसी के पास, वो किसी तरफ लगने दें मामला तो किस तरफ लगने नहीं देता मामला। ठीक बात। जी नसीम सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे आप? ये सारी जो सूरत हाल है, हम किसी बात पे कौमी मफाद की बात पे मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। तशद्दुद है, तासुब है, मजहबी जुनूनियत है, सब कुछ है, लेकिन जिन मामलात पर हमें अपने फायदे में है कि हम इकट्ठे हो जाएं, वहां भी इकट्ठे नहीं हो पाते। देखिए, बात यह है कि सेल्फिशनेस है मीर साहब, यहाँ पे हर कोई अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। जिस तरह हम कहते हैं कि कंसेंसस होने चाहिए, बात यह है कि जब आप इमारत ही झूठ के ऊपर बना रहे हैं, जो लोग अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया है, जब उनको उस टोले को लाके आप अवाम के ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो फिर तो ये अपने मफादात की जंग होगी ना। जरदारी साहब खुद सदर बन गए, अपना सेनेट का चेयरमैन ले आए, खैबर पख्तूनख्वा में उनका गवर्नर लग गया, उनको बलूचिस्तान की हुकूमत भी मिल गई। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, मरियम जीती नहीं थी, हारी हुई कैंडिडेट थी, वो वजीर आला बन गई थी। कि अपने मफादात की जब जंग हो रही तो ये मिलजुल के क्यों बैठेंगे? अभी आपने जिस तरह बात की, खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी कि बिजली घरों में दाखिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ग्रिड स्टेशन में दाखिल नहीं होना चाहिए, वहां मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में अदलिया के मामलात में मुदाखलत हो रही है, सियासत के मामलात में मुदाखलत हो रही है, अडयाला जेल के अंदर तक मुदाखलत होती है। तो जब जिसका काम नहीं है वो हर जगह घुस रहे हैं, और गैर कानूनी तरीकों से, अभी जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बात किया कि अदलिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, अदलिया तो अपना रोना रो रही है कि उनके मामलात में इतनी ज्यादा टांग अड़ाई जा रही है, या उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है फैसलों के लिए। तो बात यह कि आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। जब तक लोग एक एक दो दो कदम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक मसला तय नहीं होगा। ठीक है, नहीं काम करे,
जब तक मामला दुरुस्त नहीं। सबको एक एक दो दो कदम पीछे हटना पड़ेगा, फिर ही मसला तय होगा। साबर शाह साहब क्या कहेंगे आप इस मसले पर? हम कौमी मामला पर भी मुतफिक नहीं हो पा रहे और रोना रोते हैं कि हम में इत्तेहाद नहीं है, या हमें तशद्दुद है, हमें इंतहा पसंदी है। मेरे साहब मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है, सही वाली हिस्ट्री, वो नहीं जो मुझे स्कूल में पढ़ाई गई थी, तो यहाँ कब था कौमी इत्तेफाक रहे? आप मुझे बताइए। तो 25, 30, 35 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, मुझे तो कभी नजर नहीं आया। ये वही एक्शन रिप्ले है, वही स्टोरी है, वही घिसी पिटी फिल्म है, चेहरे चेंज हो रहे हैं। यहाँ मुफादात की खातिर लोग लड़ रहे हैं, घर में खाने को रोटी नहीं है, मांगने पे गुजारा है, तो लड़ाइयाँ तो होंगी। फिर यहाँ पे मजहबी मुनाफरत भी आएगी, मजहबी तशद्दुद भी आएंगे, और बहुत कुछ हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, गरीबों का, यतीमों के हक मार रहे हैं लोग, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, जज अपना रोना रो रहे हैं, आर्मी को अपने मसाइल हैं, पॉलिटिशियन से पूछ ले, वो कहता है हमारी चलती कोई नहीं, यहाँ मीडिया के अपने मसाइल हैं। तो कौन इकट्ठा करेगा इन्हें? जज कौन बनेगा? यू नीड अ रेफरी, यू नीड अ जज एक्चुअली। हु विल बी द जज? किसको जज मानना जाएगा कि जज को फैसला दे तो सारे फरीक माने? ठीक बात है। तो ये कोई बाहर की कोई कुव्वत होगी जो पहले इमरान खान को छुड़वाएगी, फिर हालात बेहतर होंगे, और अगर होंगे तो क्या गारंटी है बेहतर होंगे? इमरान वॉज इन पावर फॉर 1333 डेज, 1333 दिन। तो व्हाट हैपेंड इन दोज डेज? कुछ भी नहीं हुआ। इकोनॉमी उस वक्त भी खराब थी। हाँ, आपने ज्यादती की, एक मरतबा इलेक्शन इस तरह धांधली ज़्यादा करवाए, जीती हुई पार्टी को इक़्तिदार नहीं दिया। तो यहाँ तो कुछ 4 फेयर इलेक्शन चाहिए 20 साल में, फिर जाके कोई जमहूरियत परवान चढ़ेगी, एक से नहीं चढ़ेगी, सीधे रास्ते पर चलेगी। ये आप प्रोफेसर तो साहब, एक भी नहीं होने दे रहे ना। हाँ ठीक बात है जी। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद साहब, या तो कोई मुल्क चलता है आइन पे और कानून पे, अच्छा, फिर या फिर वो चलता है रवायात पे, जिनको हम आमतौर पे कन्वेंशंस कहते हैं, बरतानिया के जिस तरह से है। अच्छा, ना तो हम आइन पे चलते हैं, ना कानून पे चलते हैं, और जो हम रवायात बना रहे हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि उनसे तो हम कोशिश करते हैं कि बस वो एक दफ़ा ही हो और दूसरी दफ़ा ना हो। ये जो कंसेंसस की बात होती है, देखें हमारे यहाँ ये सिस्टम में इनबिल्ट नहीं है। ये तो अब ये होने लगा है कि पार्लिमानी निज़ाम में मखलूक हुकूमतें बनने लगी हैं, वरना सादा अक्सियत से पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत बन जाती है और फिर वो अपना काम करती है, वो खुद जिम्मेदार भी होती है, अकाउंटेबल भी होती है। तो मखलूत में तो ये भी एक मसला दरपेश होता है कि वो एक दूसरे पे डाल देते हैं। तो ये थोड़ा एक नया तजर्बा हो रहा है पाकिस्तान में कि किसी भी सियासी जमात को इतना ताकतवर ना होने दिया जाए कि उसकी पार्लिमान में सादा अक्सियत भी हो। अच्छा, उसमें फिर नतीजा ये निकलेगा जो अब है कि दिखाने के लिए तो कुछ चीज़ें और होंगी, पसे पर्दा कुछ और होंगी। ये निज़ाम जिस तरह से भी कायम हुआ है, ज़ाहिर है इसको इसी अंदाज से चलाना है। इसी में से अगर कोई खैर बरामद हो सकती है, उस चीज़ की गुंजाइश को निकल आई तो थी, लेकिन कोई ये नहीं हो रहा कि काशिश कोई एफर्ट हो रही हो, यानी सोची समझी और नोइंगली कोई ऐसी बात कि भाई इसको बेहतर करना है निज़ाम को। ये बजट को देखने लगता है जैसे कहीं से उठा के दे दिया जाता है और वही गुरक धंधा है अल्फाजों का, और उसी अंदाज से वो दोबारा आ जाता है। लगता नहीं है कोई इसमें कि किसी को नीयत ये है कि इसको थोड़ा बेहतर किया जाए। मुराद ये है कि ना तो हम अपने माशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहे हैं और ना हम अपने सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इदारे हमारे कमज़ोर हो चुके हैं। एक इदारा हमारा ताकतवर है, इसमें दूसरी राय नहीं, लेकिन अब ये भी कोशिश है कि उस इदारे को भी कमज़ोर कर दिया जाए। अब उस पर भी अब और अल्फाज और इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तनकीद होती है। तो मैं ये कहूँ कि जब किसी एक शख्सियत पे, मुझे पाकिस्तान में 26 करोड़ लोग हैं, एक नाम ले मीर साहब जिस पे सबका इत्तेफाक हो, नहीं होगा। किसी एक इदारे का नाम ले, उस पर नहीं होगा। अभी जुडिशरी की बात हो रही थी तो पिछले दिनों हमने जुडिशरी के हवाले से भी जो उनके सबसे आला चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका बयान पब्लिकली देखा। तो मुझे माजी में बताएं कि कभी आला अदालतों के जज साहबान पब्लिक में इस तरह की जो बातचीत है वो कभी किया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि ये कारवां किधर जा रहा है। ज़ाहिर इसका ना कोई रहनुमा है और बस अब चल पड़े, अब कहीं तो पहुंचना है। एक संजीदा कोशिश होनी चाहिए। और वो सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं जनाब आप? नहीं, मैं कह रहा था कि देखें, लावा जब इतना बढ़ जाता है ना, तब चीफ जस्टिस को भी बात करनी पड़ती है। और इससे पहले भी आपने देखा कि फाइज ईसा साहब किस तरह खतूत लिखा करते थे, किस तरह तकरीरों में बात करते थे, शौकत सिद्दीकी साहब ने इस तरह ओपनली बात की। तो जब लावा बहुत ज्यादा अंदर जमा हो जाता है ना, तो फिर जजेस के मुंह से भी निकलना शुरू हो जाता है। और ये हमारे मुआशरे डिपिक्ट करते हैं ना कि जब हालात इतने बुरे हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से लाहौर
जो चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है, मेरे ख्याल से उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। पब्लिकली कही है ना, पब्लिकली कही है, इसलिए लोग कहते हैं कि अमूमन जज पब्लिकली नहीं बोला करते। बहरहाल आपकी राय बिल्कुल साहिब है, दुरुस्त है। जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो बात करनी पड़ती है, यही कहा जा सकता है। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन किराम, तशद्दुद, तासुब, मजहबी जुनूनियत और इवन सियासी मामलात में, पार्लिमानी मामलात में बैठकर किसी एग्रीमेंट पर ना पहुंचना आसानी के साथ, उन मामलात पर जिसका हमारी ज़िंदगी से, कौमी ज़िंदगी से बुनियादी ताल्लुक हो, यानी कि बजट साजी का जो मसला आ गया है, ये प्रायोरिटी का मसला नहीं रहा है, ये इस वक्त कौमी सलामती का मसला बन के रह गया है। क्या वजह है कि हमारे अंदर वो बात नहीं पैदा हो रही? जमहूरी मुल्कों में ऐसी बात पर अमूमन पार्टियां जो हैं आपस में गुफ्तगू करती हैं और किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। हम नतीजे पे नहीं पहुंचते, फिर कोई हमें किसी नतीजे पे ले जाता है और हम उस पर एग्री कर जाते हैं। कौन ले जाता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही हुआ करता है। नवीद चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मसले को हमें नफ्सियाती हवाले से भी देखना होगा। हम सिर्फ ये कह दें कि आप इकट्ठे होकर बैठ जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि इकट्ठे होकर बैठने से गुजर निकलेगा, एक बेकार मशक होगी। हम 3 अदवार देख लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट बैक पार्टी तो इस सेंस में बनी ना कि यूपा के खिलाफ उठे और उसके बाद सपोर्ट मिली है तरफ से उनको। रोटी कपड़ा और मकान, लोगों को बाहर बुलाया, रोजगार दिया, यूनियंस बनी, बहुत लेबर यूनियंस, एक पॉपुलैरिटी का सिस्टम है। फिर उनको काउंटर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया। तो वो जब आए 85 में वज़ीर आला बने, तो वो तरक्की, सड़कें, मतलब हम जो बचपन में अपने देखते थे 40 के जमाने में, सड़कें बड़ी शानदार बनती, बाद में मोटरवेज बनी, फिर कुछ और काम हुए, इस वजह से नौकरियां भी लोगों को मिली। वो एक बहने चला आगे। अब जो तीसरा फेज उन्होंने कहा कि हमने उस दोनों प्रोजेक्ट्स को खत्म करके तो नया प्रोजेक्ट लाना है, जो पाशा साहब कहते थे, खुलेआम कहते थे, छुपाते नहीं थे, ये 2010-11 की बात है, सबको आते जाते के साथ। तो ये था कि पुराने सारे सियासतदान खत्म। वो क्या है, उसकी बुनियाद है नफरत। आप नाम ले नवाज शरीफ का गाली, आप नाम ले असद जरदारी का गाली, आप नाम ले मौलाना फजल रहमान का गाली, आप नाम ले खालिद मुस्तफी का गाली, आप नाम ले शहज़ई का गाली, असद अली का नाम ले गाली। तो उस पूरी नस्ल को आपने गाली पर तैयार किया और हुकूमत चलाने की कोशिश हाइब्रिड निजाम में भी कोशिश एस्टेब्लिशमेंट ने खुद की। कोरोना में आ गया, अदरवाइज इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बारे में मुझे जीएसटी के अंदर एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि काम खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल ही फारग है, इसको चला ही नहीं सकते, ये हालात बने हुए थे। अब मामला ये है कि नफरत आपने वहां तक पहुंचा दी है, उसमें जजों की फैमिली इन्वॉल्व हो गई, जर्नलों के बच्चे इन्वॉल्व हो गए, टीवी एंकर आपने रखवा दिए और उस तरीके के साथ पूरी आपने मुहिम चलाई, नए नए चैनल आपने खुलवा दिए, पूरे माशरे में नफरत आपने बोल दी है। ठीक, आज वज़ीर साहब कह रहे हैं सोशल मीडिया ऐप जो है वो मुनाफिक की मरकज बनी हुई, और भाई आपने बनाया है, ठीक। अब इसको कैसे काबू करना है? काबू तो ये ताकत से होगा। ये आप जो कह रहे हैं, तब एक बंदे की सियासत ही नफरत है, वो कहता मैं किसी को मानता ही नहीं, मैं पॉपुलिस्ट हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। कभी वो आर्मी चीफ को मुलाकात का पैगाम भेजता है, कभी वो कहता है कि जी मैं हर काम, वो उसकी भी करेगा। चले बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई, बड़ी वाज़ेह हो गई, क्रिस्टल क्लियर है कि जज खड़े हो गए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, बजाय ये बताने के कि मसला क्या है, किस अफसर ने क्या पैगाम भेजा। शौकत सिद्दीकी साहब ने बताया कि फैज अमीन मेरे घर आए और ये आकर कहा फलां फलां। अब यहाँ नाम कोई नहीं ले रहा, उनके अपने रेफरेंसेस है कि ये कमजोर जज है। ये अगर आपकी बेटी की गाड़ी की टक्कर से 2 नौजवान फौत हुए हैं और उसके बाद वो मामला नहीं उठा, आज उठ रहा है, तो जवाब किसी ने तो देना है ना। जब मौसम कियानी साहब के खिलाफ अगर रेफरेंस मौजूद है, उसको लगना चाहिए। इसमें हुकूमत भी मुनाफिक कर रही है, वज़ीर कानून को चले ठीक है, हम भी जरा अपनी जरा हदूद में रहें तो अच्छा है। नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए मीर साहब, बात वही है कि अपने मामला जो दिखने पड़ते, इंटरफियरेंस जो है ना उस मुल्क को तबाह किया है। जिस तरह अभी पहले भी बात हो रही थी कि ये तजुर्बात कौन कर रहा है। आपने कहा जी हाइब्रिड निज़ाम लेके आए, पहले नवाज शरीफ को लॉन्च किया, फिर इमरान खान साहब को लॉन्च किया, ये तजुर्बे कौन कर रहा है? फिर हमें क्लियरली नाम लेने से मना किया जाता है। अभी बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि एक इदारा रह गया है, उसकी भी ये इज्जत खराब लोग करना चाहते हैं। लेकिन इदारे के कुछ लोग
क्या ऐसे काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से इदारे के ऊपर उंगलियां उठती हैं? ये सबको मालूम है। पाशा साहब का नाम लिया जाता है, फैज हमीद का नाम लिया जाता है। अभी जो मौजूदा है, क्योंकि मौजूदा है उनका डर खौफ ज्यादा है, जब वो चले जाएंगे फिर उनका नाम लिया जाएगा। तो मामला जब तक आप सियासतदानों पे नहीं छोड़ेंगे, कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलिस्ट है, फिर आप जमहूरियत को छोड़ दें ना, फिर आप अवाम ताकत का सरचश्मा है ये कहना छोड़ दें। अगर कौम ने एक जमाने में किसी को वोट दिया था, आप अगर उसको हुकूमत दे देते तो शायद आधा पाकिस्तान ना जाता, लेकिन अभी भी आपने उससे सबक नहीं सीखा। 2024 में आपने देखा कि कौम ने किसको वोट दिया है, लेकिन आपने बड़ी ढिठाई के साथ फार्म 45, यानी कि चलो कोई बंदा तरीके से 2 नंबरी कर लेता है, आपने काटा पीटी की, आपने 1 को 9 बनाया, 2 को 8 बनाया। कौम ये देख रही है और दुनिया भी देख रही है आपके मुल्क के अंदर जिस तरह के सिक्योरिटी हालात है। आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। जो अपने पाकिस्तान के लोग हैं वो अपने पैसे लेके बैरून मुल्क भाग रहे हैं। पिछले कुछ 2 साल के अंदर 2 लाख बंदा जो है वो पाकिस्तान से बाहर निकला है। उन्होंने हुंडी से या जिस भी तरीके से अपना तमाम पैसा बाहर के मुल्कों में भेजा है। तो आप मिसाल क्या देना चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? हम आपके साथ हैं। हम कहते हैं आपका भी रोना ठीक है। साबिर शाह साहब, आप क्या कहते हैं इस मसले पर? मैं तो सवाल अब कर ही नहीं रहा, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि सूरत-ए-हाल ये है, कोई इसका हल क्या है? नेशनल एक्शन प्लान से शुरू हुए और बजट पर जो लड़ाई चल रही है पार्टी में, वहां से चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम किसी बात पे इकट्ठे नहीं हो रहे कौमी मफाद पे। सर ये 2-4 दिन में वो जो आप चाह रहे हैं ना इकट्ठा होना, वो हो जाएंगे। अच्छा, वो ओहदे चाहिए पीपल्स पार्टी को, वो मिल जाएंगे। आगे ही हुकूमत का हिस्सा है, सदर साहब हैं, गवर्नर पंजाब हैं, सिंध में हुकूमत चल रही है। ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मामला हल नहीं हो रहे तो एक अच्छे तरीके से लड़ लें। एक तो जीतेगा ना दोनों में से, तो उससे डेडलॉक खत्म हो जाएगा। लड़ लें। ये इस तरह की जाली किस्म की जो लड़ाइयां हैं वो ना करें, उससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। जो थोड़े से पैसे रह गए हैं वो लोग लेके निकल जाएंगे। अब कोई एतबार नहीं करेगा, फैक्ट्रियां बंद कर देंगे लोग। अमीर आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मीर साहब, वो दुनिया में भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी रहेगा, यूरोप में भी रहेगा। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, कहीं और फैक्ट्री लगा लेगा। फैक्ट्री लगाने का मकसद ये होता है कि इस मुल्क के जीडीपी को फर्क पड़ेगा, आउटपुट बढ़ेगी, कोई एक्सपोर्ट बढ़ेगी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, कोई टैक्सेस आएंगे। आपको जरूरत है उन लोगों की, उनको जरूरत नहीं है, वो पैसा लेके चले जाएंगे। यही शायद आप चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है जाती तौर पे। अच्छा। ना आपस में लड़ लें, आपस में मतलब ये कि अगर कोई आप कहते हैं कि अब इख्तलाफात है तो बजाय इसके कि एक तमाशा लगाने के इख्तलाफात है, सचमुच के इख्तलाफ पैदा करके लड़ाई ले ले, लड़के देख के जो फैसला हो ताकि कौम भी फैसला कर सके। क्यों जी कोई जीत जाए? देखिए सियासत जो है वो पॉसिबिलिटी का एक खेल है कि जो चीज़ें आप इम्कानात हैं उनमें से जो बेहतर इम्कानात, लड़ाई तो सियासत का या जमहूरियत का मकसद नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हमने माहौल ऐसा बना दिया है कि एक हमने खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी है। अब जिस आदमी को बंद किया हुआ है, जो लोग इक़्तिदार में उन्हें उसका खौफ है। और सही फरमाया किसी ने कि वो जब खुद इक़्तिदार में थे तो वो खुद ये कहते थे। मुझे ये बताएं, जो इस वक्त लोग इक़्तिदार में हैं दोनों सियासी जमातों के, क्या ये पिछले एतवार में सारे कैद में नहीं थे? ये सारे जेलों में बंद थे, सदर समेत चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की, जो प्राइम मिनिस्टर है, ये सब जेलों में बंद थे। मुझे बताएं किस तरह का आप चाहते हैं फिर निज़ाम? या तो ये कहें कि जी उनसे अगर बातचीत कर लें, कंसेंसस डेवलप कर लें, उनको फिर ले आएं, तो क्या ये कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे ये सब लोग इत्तेफाक कर लेंगे? एक दूसरे के खिलाफ इतनी खौफ की फिजा पैदा कर दी गई है। और पहले माजी में तो चलें ये लड़ाई लीडरों में होती थी, अब तो ये घर घर लड़ाई शुरू हो गई है। जितनी तकसीम हमने माशरे में पैदा कर दी है, जो डिवीजन, तो ये अब वो डिवीजन नहीं है जिसमें कोई बातचीत के जरिए या किसी और अंदाज से मामला को बेहतर किया जा सकता है। मुझे तो हुकूमत की भी नीयत पहले ये हुआ करता था कि चलें जी थोड़ी महंगाई कम कर देंगे, थोड़ा लोगों को रिलीफ दे देंगे, कोई बिजली के बिल कम कर देंगे, तो शायद फिर नेक्स्ट जल्दी इलेक्शन करवा के मिड टर्म फिर दोबारा इक़्तिदार। अब तो मेरा ख्याल है बारियां लेते हैं अपनी अपनी ना। उनको ये होता है कि ठीक है आप 2-2.5 साल तो एक वैसी एवरेज उम्र है हमारे यहाँ किसी भी प्राइम मिनिस्टर की या गवर्नमेंट की, तो बस ठीक है अपना वो किया जाए, उसके बाद फिर देखें जो भी निज़ाम जिस तरह का बनेगा। देखें जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, और रिफॉर्म ऐसे नहीं होंगी, इदारों में रिफॉर्म्स होंगी। ये अभी बात हो रही है, ये हमें ये दिखाई दे रहा है, जो इदारे जहाँ जहाँ रोल प्ले करते रहे हैं और जिस अंदाज से नेगेटिव रहा है माजी में, जब तक ये ओवरहॉलिंग नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। और कंसेंसस से मुराद है कि जिसमें लेवल प्लेइंग की हम बात तो करते हैं, लेकिन जाहिर है वो किसी
कानून और कायदे के तहत होगा ना। अच्छा, उस तरफ नहीं आ रहे, मुझे वो फिजा बनती नजर नहीं आ रही, फजा बनती नजर नहीं आ रही। कैसे फजा पैदा की जा सकती है, कैसे फजा बन सकती है, कैसे हमारे यहाँ से तासुब दूर हो सकता है, तशद्दुद दूर हो सकता है, मजहबी जनूदियत, सियासी इत्तेहाद पसंदी ख़त्म हो सकती है। ये वो मसले हैं जो हमारे दरपेश हैं। एक वक्फा लेते हैं और आखिरी सेगमेंट में कोशिश करते हैं कि कोई नतीजा, कोई तजवीज़ जो हम दे सकते हैं अपनी तरफ से वो दें और कोशिश करें कि उस पर अमल करने के लिए अगर कोई लाए अमल है तो वो पेश कर दे। एक इजाज़त, वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, अब हम कोशिश करेंगे कि बात को समेटें क्या जी, फैली हुई बात है, बिखरी हुई बात है, बिखरा हुआ माशरा है, तासुब है, तशद्दुद है, इंतहा पसंदी है, मजहबी जनूनियत है। वो छोटे छोटे मसले जो हमें हल कर लेने चाहिए अपने मफाद के लिए, यानी सियासी मफाद के लिए कह लीजिए, वो भी हमसे हल नहीं हो पा रहे। कोई रास्ता है जी, कोई तरीका है? नवीद चौधरी साहब, कोई तजवीज़ बहुत मुख्तसर तौर पर, अब ये आखिरी सेगमेंट जो होता है हमारा बहुत मुख्तसर होता है, क्या कोई जिसे हम वन लाइनर कहते हैं, कोई है आपके पास? जी बिल्कुल है। अब देखें, ये आपको वो कहते हैं ना, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। तो दवा इसकी मौजूद है। जिन लोगों ने वो दवा खिलानी है वो ये होम्योपैथिक तरीका इलाज और रिलक्टेंट रहना और ये सोचना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको छोड़ें। अब एक बहुत बड़ी खाली आपने पैदा कर दी है, तो इसको आप खुद ही दुरुस्त करें। दुरुस्त कैसे करना है वो उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कैसे किया जाता है। अपनी जो सफ़े हैं उनको दुरुस्त करें, मेरे ख्याल में बहुत हद तक हो चुकी हैं। फिर जो इदारे उसमें रुकावट बन रहे हैं उनको देख लें, जिसमें हमारी जुडिशरी के केस से फैसले एक दिन आ चुके हैं पिछले कुछ अर्से से, जिसमें आइन रिलेट कर दिया गया। ठीक बात। पहले जो फैसले होते थे ना, वो फैसले गलत होते थे। अब तो वो एक जज खड़ा होके IAS और फौज को ललकार रहा है, ओ भाई तुम जाके पार्टी से ज्वाइन कर लो। वो तुम्हें किसने कहा? अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम अल्टीमेट तो यही होगा ना। ठीक बात। इनको तंग करेंगे अदालतों, आपकी बात को क्लियर करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि आ रही है। मेरा नहीं ख्याल आपकी बात आ गई जी। नसीम सिद्दीकी साहब, वन लाइनर कह रहा हूं मैं बार बार। देखिए, बात यह है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अदलिया को स्ट्रांग होना चाहिए, अदलिया को मेरिट पे फैसले होने चाहिए। आपको बाद में कोई और काम करने की जरूरत नहीं। आप सबसे बड़ी जुमहूरियत अमेरिका को देख लें कि अमेरिका के सदर जो दुनिया का ताकतवरीन शख्स होता है, उसके बेटे को अदालत ने सजा दे दी और वो चूं नहीं कर सका। तो पाकिस्तान में जो है वो आपको अदलिया को स्ट्रांग करना होगा और अदलिया मेरिट पे फैसले करे और सही जज बन के दिखाएं, किसी पार्टी के कारकुन ना बने। चले, और सिर्फ आवाम को आपका ज्यादा तवज्जो अदलिया पर है कि अदलिया शायद कुछ कर सकती है। साबर शाह साहब, क्या कहेंगे आप? तो सर, दो ही काम है जो समझ आते हैं। अच्छा, रोजगार के मौके पैदा करें, गुर्बत खत्म करें। गुर्बत कुफर की तरफ ले जाती है, ठीक, बड़ी गुर्बत है। और दूसरी बात यह कि हुकूमत अपनी आमदन टैक्स के जरिए बढ़ाए। जी हाँ, बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते, अगर उनसे ले लेंगे इस मुल्क का कारोबार चल पड़ेगा। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इतने मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये बेरोजगारी को बहुत अच्छा फिक्र है जी कि उनसे टैक्स ले लें, उनका कारोबार चल पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने जी। माजी में तो सब आसान होता था पाकिस्तान में, अगर तारीख पढ़ें, हर 10 साल के बाद ना एक सोल्यूशन निकल आता था। सियासतदानों की छुट्टी हो जाती थी, ये घर चले जाते थे और एक 10-12 साल के लिए एक अमरीत जो कह लें वो आ जाती थी। अब जरा गैप आया है, आप देख लें, उसके बाद अब ये 1 डेकेड की 2 डेकेड का आ गया है। अमरीत का मुंतज़िर हैं आप। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि देखें, आपको नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। आपका आइन, आपका कानून, आपके इदारे ये फेल हो गए। अभी तो आप सिर्फ इनसे काम चला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए और मुस्तकिल हो और वो लॉन्ग टर्म हो, तो फिर आपको एक नए आइन की, नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जी, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि नया आइन, और उन्होंने नया आइन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। ये बहुत ही मुश्किल काम है जी, खतरनाक तो मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल काम है। पाकिस्तान के आइन साजी में बहुत से मसाइल हैं जो हमने खुद पैदा किए हुए हैं, इनका हल भी हमें ढूंढना है, हमें ही ढूंढना है, और आइनी तौर पर ढूंढना है, कानूनी तौर पर ढूंढना है, और कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते को क्या हम इख्तियार कर सकते हैं? सोचिए, गौर कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।